सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहू की विदा शीर्षक एकांकी का प्रारंभ किया था और उसका कालांश शेष जो कुछ बचा हुआ था उसे आज हम करेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने आधा जो पढ़ा था उसके अंतर्गत ये बात समझ में आ गई थी कि ये पूर्ण रूप से दहेज प्रथा पे आधारित एकांकी है ना। अब चलिए, वस्तु स्थिति ये थी कि प्रमोद कमला का भाई कमला की विदाई के लिए गया हुआ है और जीवनलाल दहेज की पूरी रकम न मिलने के कारण उसकी कमला की विदाई नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आगे, है ना। अब देखिए, प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? ऊंचे स्वर में। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला है या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं और द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए ये किसकी अगवानी की चर्चा कर रहे हैं? अपनी बेटी गौरी की। गौरी के लिए झूला डाल रहा हूं लॉन में। प्रमोद थका हारा सोफे के पास खड़ा है। कमला के अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। कैसे? सिर नीचा किए, सामने दिख रहा है ना। प्रमोद भारी स्वर में, कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो? कमला सिसकने लगती है। उसका अंदर का जो भरास था वो भाई के प्यार भरे शब्दों को सुनकर निकल जाता है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, कमला रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। जीवनलाल के वाक्यों को दोहरा रहा है ना। कमला न समझने के ढंग से, मरहम? प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में जो घाव हो गया है उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। समझ में आई बच्चों? यही दहेज का रकम। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है, क्योंकि उसे तो अपने घर की स्थिति का पता था, है ना। प्रमोद, तुम चिंता न करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। 1-2 साल में बिमला का ब्याह भी तो आपको करना है। बिमला यानी कमला की छोटी बहन, है ना। चलिए, प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम कमला, मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद, कमला गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल
रुपया देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रहोगी, कब तक रह सकोगी? कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति हैं, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। बेचारी अपने भाई को सांत्वना देती है ना। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो, अंदर से। तभी राजेश्वरी का प्रवेश। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हुए। राजेश्वरी क्या कह रही है? कैसा दिखावा? प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उनकी तरफ देखते हैं। राजेश्वरी दूसरे सोफे पर बैठती हुई, बैठ जाओ तुम लोग। हंसकर क्या बातें हो रही थी भाई बहन में। तभी प्रमोद क्या कहता है? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोली, कितना रुपया चाहते हैं वे? बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद धीरे और उदास स्वर में 5,000। राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उन्हें उनके मुख पर मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होंगी। नहीं विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। और वो क्या करती हैं? कमर से ये कुंजियों का यानी चाबी का गुच्छा कमला की ओर बढ़ाती हैं, है ना। जा बेटी, तिजोरी से रुपए ले आ, ठीक है। परंतु कमला आगे हाथ नहीं बढ़ाती है, ठीक है ना। फिर भी वो इसके लिए आग्रह करती है कि जल्दी कर माँ जी, और कहती हुई फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर गले से लगा लेती है। अब देखिए जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की? अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में तुम ही एक नाक वाले हो और सब नकटे हैं। नकटे मतलब नाक कटा हुआ, यानी इज्जत नहीं, समझ रहे हो ना। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा और मूछ कटा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए। हॉर्न की आवाज सुनकर जीवनलाल प्रसन्न होकर जाते हैं। आ गई मेरी बेटी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खरी खरी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी जाती है अंदर और पर्दे के पीछे, कमला पर्दे के पीछे खड़ी है ना। ये सब स्थिति का वर्णन है।
तभी देखिए जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। जीवनलाल, जैसे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे छाती पर किसी ने घूंसा मारा हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। हम जीवनलाल, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया। लोभी कहीं के। तभी देखिए उनकी पत्नी राजेश्वरी वापस आकर, क्यों उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत? राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि, यानी आगे का बात विदाई नहीं कर रहे हो, यही है ना? जीवनलाल, अनसुनी करके मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं वो गुस्से में? राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीखते हैं गौरी की माँ पे, है ना? राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना सुख मिलेगा ना ही जीवन में शांति। ध्यान देने वाली बात है। इधर जीवनलाल बेचैनी से टहल रहे हैं, है ना? उसके बाद वो सोचने पे विवश है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन, कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद देख लीजिए राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाले यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएं। बहुत ध्यान देने वाली गूढ़ बात है ये, है ना? जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हैं, शायद तुम ठीक कहती हो, यानी वो भी सहमत हो गए। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, जल्द ही फिर आऊंगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। यानी वो व्यंगात्मक रूप से उन पर प्रहार किया है। समझ में आ रही है ना बच्चों? जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया। प्रमोद लौट रहा हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, यानी सांस छोड़, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर वे क्या कहते हैं, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? देख लीजिए, इस तरह से अब इस एकांकी का समापन होता है। कमला हर्ष से आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है, यानी उसकी विदाई की अनुमति मिल गई है जीवनलाल से, है ना? जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका यानी एकांकी का समापन हो जाता। इस तरह से हम लोगों ने आज इस एकांकी का समापन किया और अगली कक्षा में हम लोग प्रश्नोत्तर के पर विचार करेंगे। फिलहाल आप लोग इस एकांकी को अच्छे से पढ़कर और ये क्वेश्चन नंबर 5 बुक में कर लीजिएगा और पाठ में आए जितने भी मुहावरे हैं उन मुहावरों को आप लोग एकत्र करके वाक्य बनाइएगा। धन्यवाद बच्चों।